व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द टीयर शेक स्टोरीज। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं इस चैनल पे आप सभी को क्रीपी, हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होती है। और अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेल दे रखा है, वहां से जाके आप मुझे शेयर कर सकते हो। लव इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन द ह्यूमंस लाइफ। ईच साइंस एंड एवरी सिंगल लिटरेचर मास्टर वर्क विल टेल यू अबाउट इट। लव वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं और उसकी स्टोरी या फिर उसकी फीलिंग्स। बहुत सारे ऐसे केस में जो लव स्टोरी होती है वो कंप्लीट भी हो जाती है, और बहुत से ऐसे केस भी होते हैं जहां पेरेंट्स नहीं मानते, या फिर दोनों में से कोई एक पार्टनर मुकर जाता है, या फिर दोनों में से कोई एक पार्टनर चीट कर देता है और उसकी वजह से रिलेशन खत्म हो जाता है। और हमारे लाइफ में एक चीज नॉर्मल भी है कि अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो या फिर सामने वाला भी आपसे मोहब्बत कर रहा है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हो और कोई तीसरा भी आ जाए बीच में और वो आपके पार्टनर से मोहब्बत कर रहा हो। बट इस केस में तो ये था कि आप दोनों जब एक दूसरे के लिए कन्विंस हो और आप एक दूसरे को प्यार कर रहे हो तो वो तीसरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक लॉ है, एक बाउंड्री है, क्योंकि वो एक इंसान है। बट यू कांट इमेजिन, आप अपने पार्टनर से प्यार कर रहे हो और आपके पार्टनर भी आपसे प्यार कर रहे हो, बट कोई तीसरा आपके पार्टनर से बहुत बेइंतहा पागलों की तरह प्यार कर रहा हो, और वो कोई तीसरा इंसान नहीं हो, एक अनकंट्रोल्ड सुपरनेचुरल पावर हो जो उसकी बॉडी के अंदर ही हो, तो उसके लिए ना कोई लिमिटेशन, ना कोई लॉ और ना ही कोई बाउंड्री होगी। मतलब एक जिन जो कि एक लड़की के बॉडी में हो और उस लड़की से लगभग 10 सालों से बहुत बेइंतहा मोहब्बत कर रहा हो, और उसके आसपास जो भी आए या उससे जो भी कोई और लड़का बात करे तो वो उस लड़की को हर्ट करता हो और उसे मारने की कोशिश करता हो। तो इससे ही रिलेटेड आज की स्टोरी है जो हमें मिलती है शानू की तरफ से, अमरावती, महाराष्ट्र से। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो भैया, मेरा नाम सानू है और मैं अमरावती, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज जो स्टोरी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वह स्टोरी मैंने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर की है, पर वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिली। इसी बीच मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा क्यों नहीं ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं, और क्या पता आपके किसी व्यूअर्स में से किसी की दुआ मुझे लग जाए। शायद मेरी ये कहानी बहुत से लोगों को फेक लगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की कहानी है जो कि एकदम सच्ची है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में, जब ये कोविड आया हुआ था। कोविड की वजह से मेरी शॉप बंद थी और मैं उस समय बहुत फ्री था। फ्री होने के कारण सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने लग गया था मैं। इसी बीच इंस्टाग्राम पर मेरी बात एक लड़की से होने लगी, पर सोचा नहीं था कि बातों बातों में कुछ दिनों बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लग जाएंगे। मैं प्यार से उसे ऐना नाम से बुलाया करता था। हमने एक दूसरे को कभी रियल में देखा नहीं था, हम अच्छे से बात करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच हमने एक दूसरे की तस्वीरें भी देखी और हम दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई, और इतनी कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अन्ना ने इस बारे में अपने अम्मी से बात की थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अम्मी ने भी कह दिया था ठीक है, आपके अब्बा से देखकर बात करूंगी। और ना जाने उसके भाई को कैसे मालूम हो गया, और उसके भाई ने बिना बताए हम दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ पर हम दोनों बात किया करते थे सब हैक कर लिया, और फोन कॉल्स भी। अन्ना ने एक दिन मुझे बताया शायद भाई को शक हो गया है। पहले तो हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया। 2021 में लॉकडाउन के बाद मैं अपनी दुकान पर बैठा था, उसके भाई ने मुझे कॉल किया और धमकियां दी। उसने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू जिससे बात कर रहा है वो कोई और है, जिसकी तूने फोटो देखी वो मेरी बहन नहीं है। उसने ये भी बोला तुम लोग किस टाइम क्या बात करते हो, मुझे सब पता है और मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। अब उस वक्त मैं टेंशन में आ गया था और घबराया हुआ भी था। मैंने एक बात सोचा कि अगर ये इसकी बहन नहीं है जिससे मैं बात करता हूँ तो ये लड़का है कौन और इसे क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारी फैमिली को हम दोनों के बारे में सब कुछ मालूम था। सब कुछ जानने के बाद भी फिर 2021 में उसके बड़े भाई को पता चला तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात मेरे दोस्तों को पता चली तो उन सब ने मुझे कहा कि उस लड़की से रिलेशन खत्म कर दे, पर मेरा दिल नहीं चाहता था क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और उसे भी थी। उसने अपने भाई से झगड़ा किया और अपनी अम्मी से कहा कि ये हमारे बीच आ गया है। अम्मी ने उसके भाई को कहा कि आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, उस लड़के से अन्ना की शादी करनी है या नहीं ये हम फैसला करेंगे। इस बात पर उसके भाई ने कहा
कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा बीच में, अब्बा जो फैसला करेंगे वो ठीक होगा। ये सब बात मुझे अना ने खुद अपने मुंह से बताई थी। अना और मेरे बीच फिर से वैसा ही सब कुछ चलना शुरू हो गया। वो देर रात तक बातें, और मुझे अजीब सा लग रहा था। ना जाने क्यों मुझे इसके भाई की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। कुछ वक्त बाद अना भी बीमार रहने लगी। डॉक्टरों से पता चला कि सर में गांठ है। इससे अना टेंशन में आ गई थी। मैंने उससे कहा कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवा दी है और बोला कि अगर इस दवा से ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे वो महीने में कम से कम 3 बार बीमार हो जाती थी और डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, कुरान, हदीस, रोज़ा, इबादत बहुत कुछ करती थी और मुझे भी करने को कहती थी, पर मैं अपने काम में बिजी होने की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पाता था। थोड़े समय के बाद अना ने मुझे बताया कि भाई की शादी है। मैंने भी कहा कि अच्छी बात है, ये सोचकर कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो ये हम दोनों पर नजर रखना बंद कर देगा। उसके भाई की शादी के कुछ महीने के बाद हर रोज की तरह सुबह सुबह उठ के मैं अपना फोन चेक करता हूँ, क्योंकि अना का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था। उस दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज तो मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, लेकिन और भी कुछ मैसेजेस आए थे। मैंने सोचा कि शायद ये भी अना ने ही किया होगा। जब मैंने इंस्टा देखा मेरी आंख फटी की फटी रह गई। वो अकाउंट अना की ही थी, मगर जो मैसेज था और वीडियो और कुछ फोटोज भी थे वो किसी और ने भेजे थे। मैसेज ये था कि देखो भाई, ये आपकी अना है ना जिससे बात करते हो ना, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जिस लड़की से आप बात करते हो वो उम्र में आपसे बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है, उससे मेरा गहरा रिश्ता है, तो फिर आप उसे बिना बताए छोड़ दो। ये मत पूछना कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, बस छोड़ दो, वरना वो सबको परेशान करेगी। जिसने भी मैसेज किया था उसने एक वीडियो भी दी थी जिसमें मेरी अना को हल्दी लग रही थी, और एक वीडियो में वो किसी और लड़के को रिंग पहना रही थी। हो सकता है वो सगाई की रिंग हो, पर सगाई जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी फोटो में अना शादी के कपड़ों में थी और वही लड़का पास खड़ा था जिसे अना रिंग पहना रही थी। एक फोटो था जिसे अना के साथ उसके तीनों भाई खड़े थे। ये सब देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैंने अपने दोस्त अकबर को कॉल किया और बोला, अकबर भाई तुम कहाँ हो? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने घर पर हूँ। तो मैं सुबह सुबह उसके घर चला गया। उसने पूछा, आज कैसे आए इतनी सुबह? मैंने उन्हें चाय की दुकान पर ले जाकर पूरा मामला बताया। अकबर भाई भी ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने बोला, मैं एक औरत को जानता हूँ जो ये बता सकती है कि ये फोटो असली है या नहीं। मैंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता और इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। तो मेरे दोस्त ने कहा, अगर इस राज के बारे में जानना है तो चलो। मैंने बोला ठीक है। जब हम लोग उसके घर गए, हमने औरत को सब कुछ बताया। उसने मुझे एक नक्शा दिया और बोला कि इसे अपनी जीन्स में रखना और रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना और कल मेरे पास वापस लेकर आना। दूसरे दिन हम उसके पास गए और उसने कहा कि देखो सानू, मैं यकीन से नहीं बोल सकती, पर इस लड़की की शादी या सगाई हो चुकी है और किसी वजह से अपने ही घर में वो है, ससुराल नहीं गई। और इसने अपनी अम्मी से कहा है कि शादी करूंगी तो सानू से ही, वरना किसी से नहीं। लेकिन बेटा, आप इस लड़की को कभी छोड़ना मत, वरना ये मर भी सकती है। सब सुनकर मैं और भी कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। मेरे दोस्त ने बोला, शानू तुम खुद अना से पूछो कि क्या बात है। मैंने दूसरे दिन अना से पूछा तो वो कसम खाने लगी, रोने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उस पर पूरा यकीन था, मगर वो अपने भाई पर बहुत नाराज हुई, क्योंकि हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि शादी की तस्वीरें वगैरह उसके भाई ने ही मुझे भेजी है। उसके बाद फिर से अना की तबीयत खराब हो गई। तो कुछ दिन बाद अना के अब्बू ने अना को एक मौलवी साहब से दिखाया। उन्होंने बोला कि जब ये 12 साल की थी तब इस पर किसी ने कुछ असरात कर दिए हैं। असरात का मतलब काला जादू या फिर नजर लगा देना। जब ये 12 साल की थी तब किसी ने इस पर असरात कर दिए थे, और जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे उन असरात और जादू का असर बढ़ता गया। ये सब बात मुझे अना ने बताया था। मैं ये सब बातों को नहीं मानता था, पर उसने मुझे एक हदीस सुनाई थी कि हमारे नबी पर भी काला जादू हुआ था। हमारे नबी मतलब प्रॉफेट मोहब्बत पे। तो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मैंने अना से बोला कि अम्मी से शादी की बात की थी तुमने क्या? तो उन्होंने बोला हाँ किया था। अम्मी ने बोला, बेटा आपके अब्बा चाहते हैं पहले आपका ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद शादी का सोचते हैं। कुछ दिन बाद ऑपरेशन का दिन आया। मेरी अना ने मुझे जाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता मैं वापस आऊंगी या नहीं, मगर अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो आज तक कभी भी तो मुझे माफ कर देना। मेरी आंख में आंसू आ गए थे, वो भी रो रही थी। मैंने उससे बोला अल्लाह सब ठीक कर देंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद ऑपरेशन शुरू होती है, और ऑपरेशन के बाद उसकी बहन का मैसेज आता है मेरे पास कि भाईजान अप्पी का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो गया है। मैंने अल्लाह का फौरन शुक्र अदा किया। मैंने उसकी बहन से बोला कि अना से मेरी बात करवा प्लीज एक बार। उसने मेरी बात अना से करवाई। मैंने अना से मुश्किल से 1 मिनट बात की होगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ मुझसे छुपा रही है। मैंने पूछा भी तो उसने मुझे बताया नहीं। उसके बाद 2 दिन हो गए।
अना का कोई कॉल या मैसेज भी नहीं आया। मैं टेंशन में आ गया। मैंने उसकी बहन को मैसेज किया, उसका भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन उसकी बहन का मैसेज आता है। उसने एक पिक्चर भेजी जिसमें मेरी अना कफन में लिपटी हुई थी। तस्वीर के नीचे उसका मैसेज भी था, अब भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं एकदम सदमे में चला गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये सब कब और कैसे हुआ। उसने बताया, भाई अपी के दिमाग की नस फट गई थी। ये बोलकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मगर उसकी पिक्चर में मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। तस्वीर में मेरी अना लेटी हुई थी कफन में, और उस जगह मौजूद सिर्फ उसकी अम्मी और उसकी बहन थी और कोई शख्स नहीं था। उसके बाद उसकी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं रोते रोते अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी ने बोला, क्या हुआ? मैंने बोला, मेरी अना नहीं रही इस दुनिया में। मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। उसके बाद मैं एकदम अकेला रहने लगा था। ना किसी से बात करता था, ना बाहर जाता था, बस नमाज पढ़ता था और एक कमरे में बैठा रहता था। मेरा दिल कहता था कि मेरी अना जिंदा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है उसके भाई ने ये सब खेल रचाया उसके घर वालों के साथ मिलकर, ताकि मेरा उससे रिश्ता ख़त्म हो जाए। मैंने अल्लाह से तहज्जुद में खूब दुआ किया कि या अल्लाह, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरी अना इस दुनिया में नहीं है। या अल्लाह, मुझे सच जानना है। मेरा ये हाल देखकर मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि उस औरत के पास चलते हैं, वो हमें बताएगी कि अना जिंदा है या नहीं। मैं और मेरा दोस्त दौड़कर औरत के पास चले गए जिसके पास हम पिछली बार गए थे। उसने अना की फ़ोटो देखी और उस पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगी, और थोड़ी देर बाद वो बताती है कि ये लड़की जिंदा है। उसके घर वालों ने किसी वजह से नाटक किया है पूरी दुनिया के सामने कि ये मर गई है, मगर वो जिंदा है। ये बात सुनकर मुझे और यकीन हो गया कि मेरी अना जिंदा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं उसके दोस्त को मैसेज करता हूं कि उसके घर जाकर चेक करे कि मेरी अना वहाँ है या नहीं। उसकी दोस्त उसके शहर से पास रहती थी। मेरा शहर अना के शहर से बहुत दूर था। मैंने उसके दोस्त से बहुत रिक्वेस्ट किया। थोड़ी देर बाद वो मान गई और वो अपनी एक दोस्त के साथ अना के घर गई। अना की भाभी ने दरवाजा खोला और बहुत अच्छे से बात करी। थोड़ी देर बाद अना की भाभी चाय बनाने चली गई किचन में। उसी वक्त घर के साइड वाले कमरे का दरवाजा जोर जोर से कोई पीटने लगा, और मानो जैसे दो आवाजों में, एक आदमी की आवाज और एक औरत की आवाज में चिल्ला रहा था, कोई मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। उसकी दोस्त दोनों डर गई। उसने भाभी से पूछा, इसके अंदर कौन है? तो भाभी ने बड़ी ही बदतमीजी से बोला, चलो चलो, अब उठो, निकलो यहाँ से, बहुत देर बैठ ली, अब अपने घर जाओ। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। अना के दोस्त को ये बात बहुत अजीब लगी थी और वो आवाज सुनकर काफी डर गई थी। उसने घर से बाहर निकलते ही मुझे कॉल किया, घबराते हुए सब बताया। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मेरी अना जिंदा है। मैंने अपना सामान बांधा और अना के घर के लिए निकल गया। मैं अना के घर आ गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके घर के अंदर जाऊं। मैं जिस होटल में रुका था वो होटल अना के घर से एकदम पास था। मैं 3 दिन तक अना के घर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा कि शायद कहीं कुछ दिख जाए, मेरी अना दिख जाए। एक दिन उसके गली के लड़कों ने मुझे रोक लिया और बोलने लगे, तू है कौन? 3 दिन से रोज देख रहा हूँ तू यहाँ चक्कर लगा रहा है, तू चोर है क्या? उसमें से एक लड़के ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। मैंने उन्हें थक हार कर बोला, भाई मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है किसी से लड़ने की, भाई मैं अंदर से पूरा टूटा हुआ हूँ, छोड़ दो मुझे। ये बात सुनते ही उन्होंने मुझे छोड़ा और बोला, भाई क्या बात है, बताओ जरा। मैंने उनको पूरा किस्सा बताया कि मुझे लगता है कि मेरी अना जिंदा है और उनके घर वाले नाटक कर रहे हैं। तो गली के उन लड़कों ने कहा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमने रात में उसका जनाजा खुद जाते हुए देखा था। वो लड़के बहुत अच्छे से कहने लगे, ठीक है भाई तू फिक्र ना कर, हम तेरे साथ हैं, अगर हमें कुछ भी पता चलता है तो हम सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद रात में मैं अपने कमरे में आ गया, यानी कि होटल में। एक दिन बाद उसके मोहल्ले में से एक लड़के का मेरे फ़ोन पर कॉल आता है और कहता है, भाई जितनी जल्दी हो सकता है तू यहाँ आ जा, भाग कर तुरंत। मैंने बोला, भाई क्या हुआ? उसने कहा, बस तू आ तुरंत। मैं एकदम भाग कर आ गया परेशान होते हुए कि क्या हुआ होगा। मैंने देखा कि अना के घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सारे लोग छत की तरफ देख रहे हैं। मैंने देखा वहाँ छत पर मेरी अना खड़ी है, मगर उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बिखरे हुए बाल, कपड़े एकदम गंदे, जैसा कि बहुत दिन से नहाया ना हो। वो चिल्ला रही थी छत से कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक आदमी की आवाज़ निकल रही थी और एक मेरे अना की आवाज़ थी, बहुत डरावनी आवाज़ थी। अना बोल रही थी, मुझे जाने दो वरना इस लड़की को मैं मार दूंगा, यहाँ छत से कूद जाऊंगा। नीचे से उसकी अम्मी भाभी सब रो पीट रही थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, नीचे आ जाओ। छत की दूसरी तरफ से उसके भाई लोग जाने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे से जाकर उसे पकड़ ले,
मगर अना ने देख लिया और बोली, वहीं रुक जाओ वरना मैं मार डालूंगा इस लड़की को। एना छत पर खड़ी चिल्ला रही थी। अचानक से एना की नज़र मुझ पर पड़ती है। वो एकदम से चुप और शांत हो गई। वो मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ दिखाई और सारे लोग वहां पर मौजूद मुझे देखने लग गए। इतने में उसके भाई लोग ने जाकर अना को पकड़ लिया पीछे से। सब मुझे ही देख रहे थे। अना की माँ ने मुझसे बोला कि तुम क्यों आए हो यहाँ? ये हाल उसकी आज तुम्हारी वजह से ही है। उस जिन को देखो, उसने उसका क्या हाल बना दिया है। वो अना को किसी और का नहीं होने देगा। अना तुमसे जब भी बात करती थी वो जिन अना की तबीयत और ख़राब कर देता था। मैं अना से मना भी करती थी कि तुमसे बात ना करे, मगर वो नहीं सुनती थी। उसकी माँ ने मुझसे बोला, चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। मैं वहाँ से जाना बेहतर समझा। कुछ दिनों के बाद मुझे सारी चीज़ें पता चली कि 12 साल पहले जो असरात हुए थे वो एक जिन था जो अना के अंदर बैठा था। मतलब वो अना से बहुत मोहब्बत करने लग गया था, क्योंकि हमारे रिलीजन में ये है कि और कोई भी लड़की जिन को पसंद आ जाए तो वो जिन उस लड़की को किसी और का नहीं होने देता है, और कोई इस लड़की से नजदीक भी आए तो वो उसे मार देता है या फिर उस लड़की को तकलीफ पहुंचाने लगता है। और उसके बाद से आज तक मेरी अना से कोई कांटेक्ट नहीं है और कोई बात नहीं है। आज 3 साल हो गए और मुझे कोई खबर नहीं है कि मेरी अना कैसी है, कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आज भी मैं उसके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता रहता हूँ और इसी उम्मीद में बैठा रहता हूँ कि शायद अना ठीक हो गई हो और कुछ दिनों में मुझे वो याद करेगी। तो ये थी सानू की स्टोरी एंड आई विश कि इसके साथ जो भी हो अच्छा हो। I hope you love the story. If you love it, then like the video and share with your friends and subscribe the channel. और सपोर्ट करो और अपने फीडबैक को कमेंट में बता दो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।